नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए प्रयास व निर्णय ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत आवश्यक है भविष्य के लिए। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेट एयरलाइंस की। जेट एयरलाइंस एक समय में लगभग 2000 के आसपास जो 22% का मार्केट शेयर रखती थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसके कारण आज जेट एयरलाइंस को तुम्हारा 7 नवंबर सन 2024 को जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आदेश दे दिया कि जेट एयरलाइंस के जितनी भी कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी है सबको बेच करके जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है उनके पैसे की भरपाई की जाए। तो साथियों, अर्श से फर्श तक की जो इनकी सफ़र रहा है उसमें ऐसी कौन सी गलतियां रही हैं या ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा जो मोटिव है बहुत लेमन लैंग्वेज में, जो सिंपल तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये आज़ादी के समय की बात है। आज़ादी से लगभग 45 साल तक लगभग सभी चीज़ एविएशन इंडस्ट्री को एक ही कंपनी का राज हुआ करता था, जिस कंपनी को आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस समय सभी कंपनियों को जो है सरकार मॉनिटर करती थी, मतलब सरकार के माध्यम से ही चलाया गया था। लेकिन 1991 के बाद में जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह ने जो ग्लोबलाइजेशन का लाइसेंस राज ख़त्म किया, उसके बाद से एविएशन इंडस्ट्री में भी प्राइवेट प्लेयर्स के आने की रास्ते खुल गए। मतलब अभी तक जो एयर इंडिया जो सरकारी एयरलाइंस थी, वो 45 साल तक वही केवल पूरे भारत में अपनी फ़्लाइटों के ऑपरेट कर रही थी। उसके बाद से ही जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट कंपनियां भी हर बिजनेस में आने लगी, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में भी आई। वो एविएशन इंडस्ट्री में बात करें साथियों, तो ये बात है अप्रैल 1992 की। नरेश गोयल थे जिन्होंने जेट एयरलाइंस की शुरुआत की थी और कंपनी का नाम जेट एयरलाइंस रखा। इसका जो मुख्यालय था वो साथियों दिल्ली में रखा गया था, हेडक्वार्टर, और जो ट्रेनिंग सेंटर था वो इनका मुंबई में रखा गया था जेट एयरलाइंस का। इनके जो संस्थापक थे वो तुम्हारा नरेश गोयल जी थे। साथियों, ऐसा क्या हुआ कि एक समय पे 1993 से लेकर 1995, मतलब ये मान के चलो 2005 के आसपास तक ये कंपनी का मार्केट शेयर 22% हुआ करता था। लेकिन ये फिर उसके बाद ऐसा इसके साथ में क्या गलतियां हुई जो इसकी है। देखो साथियों, देखो जो भी एविएशन इंडस्ट्री है ना, मैं किसी भी बिज़नेस को पढ़ता हूँ या किसी भी कॉल सुनता हूँ तो अगर डिफरेंट बिजनेस की एनालिसिस करें तो उसमें जो एविएशन इंडस्ट्री आती है साथियों, एविएशन इंडस्ट्री में तुम्हारा CASK और RASK का बहुत रोल रहता है। देखो, जैसे मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कुछ वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, तो मैं CASK का आपको फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। साथियों, CASK जब तक RASK से कम रहेगा तब तक होता क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री में जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो प्रॉफिटेबल रहती हैं। CASK मतलब कोस्ट अवेलेबल सीट किलोमीटर, CASK ऐसा समझो आप। CASK कोस्ट अवेलेबल सीट किलोमीटर और RASK मतलब रेवेन्यू अवेलेबल सीट किलोमीटर। जब तक CASK RASK से कम रहेगा तब तक कंपनियों को प्रॉफिट होता है। ऐसा समझो, मैंने आपसे एक A से B तक की दूरी तय करने के लिए, सपोज करो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए मैंने आपसे 2000 रुपये लिए, और मेरे विमान में जो बैठने की जगह है वो 100 लोगों की बैठने की जगह है। तो 100 इंटू 2000 मतलब 2 लाख रुपये में, मतलब 100 आदमियों से 2-2 हज़ार रुपये करके 2 लाख रुपये मैंने लिए। और अगर आप मेरा जयपुर से दिल्ली जाने का CASK मतलब कॉस्ट किलोमीटर पर सीट जो आ रहा है वो आ रहा है 1400 रुपये के आसपास। तो मैं आपसे लगभग अपनी कॉस्ट निकालने के बाद 60,000 रुपये पर एक चक्कर पे बचा पाऊँगा। तो जब तक एयरलाइंस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में जब तक CASK RASK से कम रहता है, मतलब जो पैसेंजरों के ऊपर कॉस्ट आ रही है, उनको यात्रियों के ऊपर जो खर्चा आ रहा है एविएशन इंडस्ट्री में, जो भी कंपनियां हैं, चाहे तुम्हारा एयर इंडिया हो चाहे कोई भी कंपनी हो जो हमें विमान की सुविधा प्रोवाइड करती है, उसको जो पैसेंजर के ऊपर आने वाला खर्चा है उसको हम CASK बोलते हैं, मतलब कॉस्ट अवेलेबल सीट किलोमीटर। साथियों, जब तक RASK से वो कम रहेगा, मतलब रेवेन्यू कॉस्ट किलोमीटर जितना वो हमसे ले रहे हैं उससे अगर कम खर्चा आ रहा है तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो साथियों, मैं बात करता हूँ आगे। तो इनका CASK में और RASK से कम, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इनको लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन की
शुरुआत हुई उसके बाद में 1992 में इन्होंने अप्रैल 1992 में शुरुआत की। और ऐसा क्या हुआ कि 2019 में इनको बंद करना पड़ा, इनके साथ में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, क्या हुआ साथियों, हम बात करते हैं 1992 में जब इन्होंने अपने एयरलाइंस की शुरुआत की साथियों। तो इस कंपनी ने एकदम से इतने बड़े लेवल पर काम किया, मतलब आप विश्वास नहीं होगा, 1993 में साथियों इसने अपने ऑपरेशन चालू कर दिए थे। 1993 में जेट एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन चालू कर दिए थे और $300 मिलियन में लगभग 10 बोइंग एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑर्डर किए, 10 अपना ऑपरेशन चालू कर दिया। साथियों उस समय तक ये क्या पूरे भारत में ही ऑपरेट करती थी। फिर 1995 में भारत सरकार ने इनको एशिया में भी अपनी उड़ान भरने की परमिशन दे दी थी, जैसे भूटान है, तुम्हारा बांग्लादेश है और तुम्हारा श्रीलंका है ऐसे। तो पहली बार इस कंपनी ने इतने महंगे विमान खरीदे, पहली। दूसरी गलती 1993 से 1996 के बीच में इस कंपनी ने 24 लाख लोगों को मतलब सफ़र कराया और ये देश में अपनी 20% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी बन गई। एयर इंडिया के बाद दूसरी, मतलब पहली तो एयर इंडिया थी, एयर इंडिया के बाद में दूसरी बन गई, मतलब 20% का मार्केट शेयर रखने वाली। फिर इसने साथियों 550 1990 में 1990 में $520 बिलियन में 10 एयरक्राफ्ट फिर बुलाए। मतलब अब उस समय तक साथियों 2001 तक ये कंपनी 30 एयरलाइंस को, मतलब 30 एयरक्राफ्टों के साथ में पूरे देश में सुविधाएं देने वाली ये कंपनी बन गई थी। और 195 से ज़्यादा 195 से ज़्यादा कंपनी की जेट एयरलाइंस की उड़ानें प्रतिदिन भरा करती थी। साथियों इसकी 37 जगहों से ज़्यादा इस कंपनी की पहुंच बन चुकी थी जेट एयरलाइंस की। ऐसा इसके साथ में क्या हुआ, तो साथियों इस कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आई कंपनी 2005 में। 2005 में कंपनी ने आईपीओ लेके आई, तो आईपीओ इस कंपनी का बम्पर सब्सक्राइब हुआ था, मतलब इतना सब्सक्राइब हुआ था कि कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद भी 20% कंपनी ने अपना हिस्सा डाइल्यूट किया था और 80% प्रमोटर ने अपने पास रखा था। और कंपनी को 1900 करोड़ रुपया आईपीओ के जरिए कंपनी ने जुटाया था। अब मैं साथियों कुछ क्रम वाइज बताता हूँ साथियों। 2003 में भारत सरकार ने कुछ इनको और भी छूट दे दी कि भाई आप श्रीलंका, नेपाल, भूटान इस तरह की जो उड़ानें हैं वो भर सकते हो। और इन्होंने जो पहली उड़ान भरी थी साथियों, वो तुम्हारे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो के लिए भरी थी। इनकी जो प्रथम इंटरनेशनल उड़ान इन्होंने भरी थी। अब समझ लेते हैं कि ऐसा इनके साथ में लूप होल कहाँ रहे, कहाँ कैसी कैसी घटनाओं से इन्हें कहाँ लूप होल रहे जो इनके कारण देश में मतलब इस कंपनी को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। साथियों ये बात है तुम्हारे 2005 की, जब 2005 में एविएशन इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयरों की जब बहुत ही एंट्री हुई, जैसे तुम्हारा इंडिगो है, तुम्हारे स्पाइस जेट है, जब इस तरह के जो विमान आने लगे तो इसमें क्या कंपटीशन बढ़ गया साथियों। कंपटीशन बढ़ गया जिसमें जेट एयरलाइंस है उसको कंपटीशन के दौर में सबसे जो मेन टक्कर मिली वो मिली प्राइसिंग पावर को। देखो जो नई इंडस्ट्री में आई उन्होंने जो अपना प्राइस रखा उसी के अनुसार इसकी जो जेट एयरलाइंस है इसको 23 पैसे पर पैसेंजर लॉस होने लगा। मतलब इनका जो RASK है वो कम हो गया और जो CASK मतलब कॉस्ट एवरेज जो तुम्हारा सीट अवेलेबल किलोमीटर है वो बढ़ गया, तो उससे इनको लॉस होने लगा। जैसे एक साल में अगर तुम्हें एक व्यक्ति पर मात्र 23 रुपये का लॉस हो रहा है ऐसा समझो, और तुमने 1 लाख पैसेंजरों को यात्रा कराई है, तो जाहिर सी बात है कि 23 लाख का तो सीधी सी बात है वो लॉस हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें एविएशन इंडस्ट्री में जो पायलट हैं उन सब की सैलरी वगैरह देनी है, तो हमेशा इन सब चीज़ों की जो प्राइसिंग पावर थी वो घट गई। लोगों इनकी एयरलाइंस में जो यात्रा करता था वो, और जो तुम्हारा स्पाइस जेट या तुम्हारा इंडिगो एयरलाइंस इनमें जो यात्रा करता था सबका जो फेयर था ना, जो किराया था वो सिमिलर था। और इनका क्या था, इन्हें लॉस में जाने लगे तो इन्होंने फिर से एक बार शेयर मार्केट की ओर रुख किया और पैसा उठाया। लेकिन उसमें इन्होंने एक गलती करी साथियों। गलती क्या की कि इन्होंने 25% ही पैसा जो था वो अपने डेट में रिड्यूस किया। मतलब पहली जो उनकी मिस्टेक है कि जब घटता रेवेन्यू बढ़ता कर्ज हो, कभी भी जो भी आप को अपना फ्रेंड सर्कल में आप किसी को देखोगे और उसके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो वो बहुत ही नेगेटिव माना जाता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी। और ये तो एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें तो आपको एयरक्राफ्ट खरीदने हैं नए आपको भाई प्राइसिंग भी देखनी है, दूसरा आदमी अपने को प्राइस भी देखना है। हमें अगर एक A से B तक का हमें किसी का
टिकट रखना है तो दूसरी एयरलाइंस से कम रहे। तो पहली बात है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। पहला तो गलती ये हो गई कि 2005 के बाद इन्होंने जो सहारा को ख़रीद लिया ना, तो लगभग वो $170 मिलियन में ख़रीदा था। 2007 में ये कंपनी इनको आई थी, जो जेट लाइट इस कंपनी का नाम बदल दिया था इन्होंने। जो तुम्हारा एयर सहारा हुआ करती थी, एयर सहारा को इन्होंने एक्वायर कर लिया था $170 बिलियन में, जेट एयरलाइंस ने, और उसको जेट लाइट करके एक कंपनी का नाम दे दिया था, जेट लाइट। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब से इन्होंने सहारा को एक्वायर किया तब से इनका थोड़ा बैड लक चालू हो गया। देखो, किसी भी व्यक्ति विशेष, कंपनी के विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्या कंपनी के साथ में। तो साथियों, कंपनी ने क्या किया कि इनके ऊपर एक तो लोन बढ़ता चला गया। जैसे इनका कर्ज बढ़ता चला गया। कर्ज कब बढ़ता है? जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम होता है। ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये महीना के हिसाब से 2,40,000 रुपये साल के कमाता है और उसका साल का खर्चा है 4 लाख का, तो 1,60,000 वो किसी से कर्ज लेगा। अब जैसे कर्जा लेता चले जाएगा, कब तक कर्जे से भरपाई करेगा भाई? कभी तो उसे सफिशेंट पैसा चाहिए, तो वो लोन लेगा। अब लोन, एक समय ऐसा आया कि इन्होंने लोन, बैंकों ने भी लोन देने से मना कर दिया। इन्होंने फिर शेयर मार्केट का रुख किया, अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट किया मार्केट से, और लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट से उठाए, और कुछ इन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ किए, और कुछ पैसा जो है इन्होंने अपना, जो इनका लोन था, वो लोन रीपेमेंट किया। लेकिन एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई साथियों, जेट एयरलाइंस से, कि जो नरेश गोयल हैं, ये जो इस कंपनी के सीएमडी थे, वो एक चीज़ नहीं समझ पाए कि जब घटता रेवेन्यू और बढ़ते कर्ज हो, उस समय पे सबसे जो ज़्यादा अपने को फोकस करना है वो कर्ज को डाइल्यूट करने में देना है। क्योंकि कर्ज से जो कर्ज बढ़ता जाएगा, ब्याज भी, उसको ब्याज पे ब्याज देना है, और फिर वो और बढ़ेगा। तो इसीलिए कर्ज को बिल्कुल ख़त्म कर दो। उन्होंने क्या, 25% हिस्सा डाइल्यूट किया कर्ज के रूप में, बाकी अपने जनरल कॉर्पोरेट वगैरह यूज़ में इन्होंने ले लिया। एक मिस्टेक तो ये हो गई। तो वो कर्ज 25% जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मान लो किसी से 10 लाख ले रखे आपने, एक उदाहरण से बता रहा हूँ, कंपनी पे 10 लाख नहीं थे, कंपनी तो 2018 में 10,000 करोड़ थे। 10,000 करोड़, समझ रहे हो आप? तो अपने किसी से 10 लाख रुपए लिए, और आपने उसे कितना, 2.5 लाख दे दिए, 7.5 तो लाख उसके बाद भी खड़े। आपको अपने ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, आपके एयरक्राफ्ट वगैरह अपग्रेड होकर भी आएंगे, उनके लिए भी पैसा चाहिए। आपके पास में कंपटीशन बढ़ गया है, पहली गलती तो ये हो गई। कंपटीशन बढ़ गया, प्राइसिंग पावर आपके पास नहीं है। जो इनके पास में 1993 से लेके और 2004 तक जो इनके पास प्राइसिंग पावर थी ना साथियों, वो प्राइसिंग पावर चली गई। क्योंकि उस समय पे या तो एयर इंडिया हुआ करती थी, या फिर तुम्हारा जेट एयरवेज हुआ करती थी। अब जेट एवरेज और एयर इंडिया के दोनों के कंपटीशन था। अब इस मार्केट में तुम्हारा इंडिगो एयरलाइंस की भी वो हो गया, और स्पाइस जेट का भी आगमन हो गया। और जब ये 2 कंपनियां आई, उसके बाद से इस एविएशन इंडस्ट्री में इनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। अभी तक इनको क्या था, सरकारी कंपनी से ही केवल कंपटीशन था, क्योंकि एयर इंडिया जो सरकारी कंपनी थी। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयरों से भी कंपटीशन हो गया। तो प्राइवेट प्लेयर्स इनके तरह ही सोचते थे, कहाँ डिस्काउंट देना है, या जो कस्टमर है उनको अट्रैक्टिव करने के लिए किन किन जगहों पर ऑफ़र देना है। जैसे सबको मालूम है, गर्मियों में आदमी शिमला, मतलब श्रीनगर जाता है, तो श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइटों पे वो दे देता है। सर्दियों में अधिकतर आदमी गोवा या इस तरफ जाता है, तो उस तरफ जाने वाली फ़्लाइटों पे वो ऑफ़र देना। तो इनके लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से हुआ क्या कि इनका रेवेन्यू घटने लगा, और रेवेन्यू घटने लगा तो प्राइस ये एक सडनली लेवल से कम कर नहीं सकते थे। उससे कम करते तो इनको प्रॉब्लम आ जाती। इसीलिए साथियों, मैं एक से दूसरी कड़ी जोड़ता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। भाई, जेट एयरवेज का जो तुम्हारा CASK था वो तो बढ़ गया, जो तुम्हारी कॉस्ट रेवेन्यू मिलती थी ना, वो तो गया बढ़, और इनसे जो आने वाला पैसा था, जो पैसेंजरों के माध्यम से पैसा आता था, वो हो गया कम। पहले लॉस में होने लगे तो अब इनके पास में अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए भी पैसा कम पड़ने लगा। अब इन्होंने शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा और उठाया तो कर्जा चुकाने की जगह मात्र 25% ही पैसा जो था वो कर्ज चुकाने में लिया, बाकी पैसा इन्होंने अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज कर लिया। तो पहली तो लूपहोल यहाँ हो गया, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। हालांकि इस बीच में कुछ इनको प्रॉफिट भी रहा, लेकिन जब से इन्होंने एक तुम्हारा सहारा की एयर सहारा को एक्वायर किया, उसके बाद से 2008 से तो इस कंपनी के बुरे दिन चालू हो गए, ऐसा कहा जा सकता है साथियों। देखो क्या है इस चीज़ को आपको माननी पड़ेगी कि जब भी आप शेयर मार्केट से पैसा लेते हो, तो जो निवेशक होते हैं वो ये देखते हैं कि आप उस पैसे का यूज़ कहाँ करने वाले हो। जो भी निवेशक होते हैं, इस कंपनी ने जो सबसे बड़ी गलती की
बढ़ता कर्ज और घटता रेवेन्यू, इस कंपनी की पहली कमर तोड़ दी। दूसरी कमर तोड़ दी इसके प्राइवेट प्लेयरों ने, क्योंकि ये आपको सरकारी कंपनी से कंपटीशन है और प्राइवेट प्लेयरों से कंपटीशन है। दूसरी कंपनी ने यहाँ कमर तोड़ दी उसकी बिजनेस की। तीसरा जो सबसे मेन और सबसे मुख्य काम साथी उसका देखने के लिए मिला, वो यहाँ देखने के लिए मिला, मैं आपसे बताऊं,